वो क्या है उसको एक बार आप ध्यान दें। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस तो हम लोग जानते हैं, लेकिन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है कि कोई सीक्वेंस ऐसा रहे कि उस सीक्वेंस में हम n की पहली वैल्यू के लिए उसका मान निकालें, यानी सीक्वेंस का पहला एलिमेंट लें, फिर n इक्वल टू 2 रखें, सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट लें। इस तरह से जब हम उसके एलिमेंट लेते जाएं तो आगे के एलिमेंट क्रमशः पहला एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट इंक्रीज करें, बड़ा हो, दूसरे से तीसरा बड़ा हो, तीसरे से चौथा बड़ा हो। अब दो सीक्वेंस आपको हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं, ये दोनों के अंतर को समझें। जैसे ये आपका n/n+1, यह हमारा एक सीक्वेंस है जो इस फॉर्म में है, और एक दूसरा सीक्वेंस an, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में ले लिया, ये हमारा सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के जो लिमिट होंगे, ये लिमिट यानी हर नेचुरल नंबर के लिए इसमें एलिमेंट मिलता है, तो जब n की वैल्यू 1 करेंगे तो उसके लिए यह a1 यानी सीक्वेंस का पहला एलिमेंट, तो वह 1/2 ऐसा हुआ। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/3 ये हमारा दूसरा एलिमेंट, n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3/4 ये तीसरा एलिमेंट। ऐसे n की वैल्यूज को बढ़ाते जाएं तो हमारा ये सीक्वेंस के एलिमेंट हमको मिलते जाएंगे। अब सीक्वेंस हमारा बदल गया, अब सीक्वेंस को हमने ले लिया 1/n। अब इसमें भी जब हमारा सीक्वेंस का पहला एलिमेंट जब n इक्वल टू 1 लो तो ये हमको 1/1 दैट इज 1, n की वैल्यू 2 लो तो जो हमारा इस सीक्वेंस का जो दूसरा एलिमेंट होगा a2 वह 1/2, तीसरा 1/3, चौथा 1/4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हमको ये सीक्वेंस के एलिमेंट मिल जाएंगे। अब आप देखो सीक्वेंस का ये पहला एलिमेंट यह a1 है, a1, और यह a2 है, तो पहले एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट ग्रेटर है, 1/2 से ग्रेटर है 2/3, 2/3 से 3/4 ग्रेटर है। अब इसके आगे हमारा 4/5 आएगा, वो इससे ग्रेटर है। तो कोई सीक्वेंस इस तरह से हो कि उसका an, अब यही देखो सीक्वेंस ये इंक्रीजिंग, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को देखो, पहला एलिमेंट n की वैल्यू 1 का रखा तो यह a1 हुआ, अब यह a2 हुआ, तो यह 1 से ये छोटा हो गया 1/2, 1/2 से छोटा हो गया 1/3, 1/3 से 1/4 छोटा हो गया। तो ये सीक्वेंस डिक्रीज करता जा रहा है, यानी इसमें a1 जो है वो आपका ग्रेटर है a2 से, या a2 a1 से लेस है, यानी आगे वह आने वाला एलिमेंट अपने पहले वाले से लेस होता जाए, तब वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। और जब आगे वाला अपने पहले से बड़ा होता जाए तब वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो दो तरह का सीक्वेंस, एक सीक्वेंस जिसमें जो a1 है और a2 है, तो a2 a1 से ग्रेटर हो, a3 a2 से ग्रेटर हो, इंक्रीज करे, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यह a1 है और यह a2, तो a2 a1 से लेस है, a3 a2 से लेस है, a4 a3 से लेस है। तो जब लेस होता जाए आगे वाला एलिमेंट तब वो हमारा डिक्रीज कर रहा है, क्रमशः क्रम होता जा रहा है। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। तो दो तरह का, तीन तरह के वर्ड आएंगे। एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी ऐसा सीक्वेंस, अब देखो डिफिनीशन को देखो, तो ये सीक्वेंस an इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। कब? इफ an इज लेस आर इक्वल टू an+1, यानी यह 1 रखो तो हमारा a2 हो गया, तो यानी a1 a2 से लेस या इक्वल रहे। यदि हमारा इक्वल है तो इक्वल आएगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है
तो A2 से A1 आपका लेस हो जाए, जब यह 2 लो तो यह 3 हो जाएगा, यानी A2 A3 से लेस हो जाए, यानी आगे वाला इंक्रीज होता जाए और पीछे वाले से AN से AN+1 इंक्रीज होता जाए, और एक के लिए नहीं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी इसका मतलब यह है कि यह A1 यह लेस हो जाए A2 से, यह A2 लेस हो जाए A3 से, ये सभी n के हर पहलू A1 A2 A3 ये अपने आगे वाले से लेस होता जाए या आगे वाला बड़ा होता जाए, इंक्रीज करता जाए, तब वो हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगा। और इसी में यही डिफिनीशन, ए सीक्वेंस AN is said to be monotonically decreasing if AN is greater or equal to AN+1। यानी जो पहला है वो अगले से लेस ये ग्रेटर हो जाए, यानी जब यह AN ग्रेटर और इक्वल टू AN+1, यानी यह 1 लो तो A1 ग्रेटर हो जाए A2 से, A2 ग्रेटर हो जाए A3 से, यानी बाद वाला कम होता जाए, पहले वाला बड़ा होता जाए, तब हमारा ये सीक्वेंस जो होगा वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो 3 वर्ड जो हमने बताया कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और केवल मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब कोई भी सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, इनमें से कोई एक हो, तब उस सीक्वेंस को कहेंगे कि वो हमारा मोनोटोनिक हो। यानी केवल मोनोटोनिक है, इसका मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में से एक डिफिनिटली हो, तब हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो हमारा मोनोटोनिकली सीक्वेंस हुआ हो। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यानी जिसके एलिमेंट क्रमशः बढ़ते जाए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग यानी जिसके एलिमेंट क्रमशः डिक्रीज होता जाए, कम होता जाए, और मोनोटोनिक केवल है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जो डिफिनीशन है, तो अब इसी में इसका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल, ये क्या हुआ, यही ये सीक्वेंस AN इज इक्वल टू N/N+1, ये बन इज, अब देखो इस शार्ट में लिखेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये आई हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बिकॉज, अब ये क्यों होगा उसका देखो, तो A1 इसकी वैल्यू है 1/2 और A2 ये वैल्यू है, या 2 लिखोगे तो 2/3, तो दिस इंप्लाई यह A1 इज लेस देन A2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर यहां से करो अब A2, तो ये वैल्यू 2/3 और A3 तो यह 3/4, तब हम देखेंगे कि जो यह A2 है वो लेस देन A3, यानी जो भी एलिमेंट है A1 A2 से लेस, A2 A3 से लेस, ऐसे आगे के भी एलिमेंट को हम देख सकते हैं। तो जितने एलिमेंट केवल एक के लिए नहीं है, फॉर ऑल, यानी नेचुरल नंबर का पहला लो तो A1 A2 से लेस हो, A2 A3 से लेस हो, A3 A4 से लेस हो, यानी जो भी आपका A1 A2 A3 A4 से लेकर के इनफाइनाइट तक करते जाओ, तो सब एलिमेंट आगे आने वाले से लेस हुआ करे पहला वाला, तो ये हमारा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। तो अभी हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुआ। अब यही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग
सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसमें आपको सब कुछ वही लिखना है, डिफरेंस सिर्फ ये हो जाएगा कि ये पहला जो है अगले से लेस है, तो अब ये पहला अगले से ग्रेटर हो जाए, बाद वाला लेस हो, तो वही कंडीशन शेष वही। तो यानी ये सीक्वेंस A1 is said to be monotonically decreasing sequence if an greater or equal to an plus 1 for all n belongs to n। तो हमारा जब ये कंडीशन कि पहले वाला आगे वाले से ग्रेटर हो, यानी बाद वाला छोटा होता जाए, तो यह एग्जाम्पल सीक्वेंस an is equal to 1 by n is monotonically डिक्रीजिंग का यह डी है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बिकॉज, अब देखो A1 तो n इक्वल टू 1, तो यह 1 by 1 दैट इज 1, और A1 by 2, तो हम देख रहे हैं कि यह A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी पहला जब लेस रहे अगला ग्रेटर रहे तो इंक्रीज करेगा, और पहला ग्रेटर रहे अगला लेस आवे, इसका मतलब डिक्रीज करना है। फिर ऐसे सभी के लिए, केवल A1 के लिए ही नहीं, सब के लिए। तो A2 इसमें करोगे तो n इक्वल टू, तो यह 1 by 2, अब यह इसका अगला A3 है तो 1 by 3। तब हम देख रहे हैं कि जो यह A2 है वो भी ग्रेटर है अपने आगे वाले से, A3 से। तो सिमिलरली अन्य को भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये दो हमने देखा। अब इसके बाद से कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक है, इसका मतलब वो सीक्वेंस या तो आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को देखा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो देखा। अब केवल मोनोटोनिक, जैसे देखो हम लोग बाउंड किए थे, तो कोई भी हमारा एक सबसेट है उसका लोअर बाउंड मिल जाए तो हमारा बाउंडेड बिलो, और अपर बाउंड मिल जाए तो बाउंडेड एब, और जब दोनों होता है तो वो बाउंडेड कहलाता है। लेकिन यहाँ कोई भी एक सीक्वेंस है, यदि उसका एलिमेंट सीक्वेंस के क्रमशः आगे बढ़ने पर इंक्रीज होता जाए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीज हो तो डिक्रीजिंग, और दोनों में से कोई एक हो, क्योंकि एक सीक्वेंस दोनों नहीं हो सकता, वो बढ़े भी और घटे भी दोनों नहीं हो, तो दोनों में एक ही होगा। लेकिन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दोनों में कोई एक हो, यदि ऐसा है तब हमारा वो मोनोटोनिक ही सिर्फ कहलाएगा। तो ये सीक्वेंस A1 is said to be monotonic sequence either AN is increasing, monotonic increasing, or monotonic decreasing। यानी कोई भी हमारा एक सीक्वेंस है तो वह मोनोटोनिक तब कहलाएगा जब वो या तो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक
डिक्रीजिंग हो। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक महत्वपूर्ण थ्योरम इसके बाद है, उस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। थ्योरम, अब यह इस डिफिनीशन के बाद उसी से रिलेटेड हमारे दो थ्योरम हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही तरह का है। तो इसमें पहला हम लिए हैं यहाँ, ऐसे ही अगले को हम लोग करेंगे इसके बाद। तो क्या कहा जा रहा है, ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये वर्क हम करने जा रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए, ऐसे एक थ्योरम आएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए, लेकिन प्रोसेस जो हमारा इंक्रीजिंग के लिए रहेगा उसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए बढ़ेंगे, लेकिन उसमें डिक्रीजिंग का कंडीशन आएगा, इसमें हमारा इंक्रीजिंग का आएगा। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड एबव। तो हम लोग ये बहुत सारे थ्योरम में ये है, और ये पता है कि जब थ्योरम में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाए, चाहे इफ एंड ओनली इफ आ जाए, तब उसके दो पार्ट होते हैं, दो रिजल्ट होते हैं। पहले वाले रिजल्ट को जब ट्रू लेंगे तो अगले वाले को दिखाना पड़ेगा, और बाद वाले को ट्रू लेंगे तो फर्स्ट वाले को हमको प्रूव करना होगा। तब इसमें देखो क्या दो रिजल्ट हैं, जिसमें एक को हम लें तो दूसरे को दिखावें, और दूसरे को लें तो पहले को दिखावें। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये तो दोनों रिजल्ट के लिए है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 से ग्रेटर A2 होगा, A2 से ग्रेटर A3 होगा, A3 से ग्रेटर A4 होगा, ये इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो इस तरह का यदि कोई सीक्वेंस हो और वो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यानी ये जो सीक्वेंस है यदि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाए तो इट इज बाउंडेड एबव, यानी दो रिजल्ट। जब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट हो तब हमको दिखाना पड़ेगा कि ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस होगा, और कन्वर्स यदि हम बाउंडेड एबव सीक्वेंस ले लें तब हमको दिखाना होगा कि ये जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये तो हम इसको पहले नेसेसरी पार्ट, यानी हमने ये सपोज कर लिया कि जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो हमारा कन्वर्जेंट है, ऐसा ले लें, तब उसको हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि वो बाउंडेड हो जाए। तो नेसेसरी पार्ट प्रूफ के लिए नेसेसरी पार्ट एन पार्ट लिखे हैं, यानी ये आपका नेसेसरी पार्ट। तो लेट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस A1 इज कन्वर्जेंट। ये हमने कन्वर्जेंट ले लिया, तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस A1 इज बाउंडेड एबव। ये बाउंडेड एबव होगा, ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ये किया कि एक कंडीशन को सपोज कर लिया कि ये ट्रू है, और वो ट्रू है तो क्या हमको दिखाना पड़ेगा, बस ये वर्क हम लोगों ने किया है। तो हमने जो सीक्वेंस A1 है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है ही है, अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ऐसा हमने ले लिया। तब हमको दिखा देना होगा कि जो सीक्वेंस A1 है वो हमारा बाउंडेड एबव है। अब आप देखो कि यह A1 इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 से ग्रेटर A2 होगा, यानी जो सीक्वेंस A1 है, यह सीक्वेंस A1 है, तो इसके एलिमेंट A1, फिर यह इससे ग्रेटर A2, इससे ग्रेटर A3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक यह एलिमेंट मिलेंगे। तो A1 से ग्रेटर है A2, A2 से ग्रेटर है A3, A3 से, यानी इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट हमारा क्या हुआ, A1। और ये जो सीक्वेंस है वो हमारा रियल नंबर में है। अब रियल नंबर पे थोड़ा सा सीक्वेंस की जो डिफिनीशन आप लोगों ने समझा है उसको एक बार ध्यान दो, कि जैसे हम क्या करते हैं कि यह नेचुरल नंबर लिया और ये
हमारा रियल नंबर है। तो कोई भी एक सीक्वेंस लें, जैसे हम एग्जांपल के लिए 1/n, ये सीक्वेंस हमने ले लिया। तो जब इस सीक्वेंस को लोगे तो ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ यानी n = 1 करोगे तो उसका इमेज आपको 1 आएगा। n = 2 करोगे तो इसका इमेज 1/2 आएगा। 3 करोगे तो उसका इमेज 1/3 आएगा। इस तरह से आप इनफाइनाइट तक करते जाओगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यह A1 आपका 1 हुआ, A2 1/2 हुआ, A3 1/3 हुआ। तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट इनफाइनाइट तक लेते जाओ। तो जो ये एलिमेंट हुआ वही हमारा सीक्वेंस हुआ। यानी इसके 1, 2, 3 के जो इमेज पॉइंट हैं उनका कलेक्शन लिया गया, जो हमारा सीक्वेंस हुआ। लेकिन R में केवल आपका यह 1, 1/2, 1/3 यही नहीं है। रियल नंबर में इसके बाद भी बहुत सारे 1 और 1/2 के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है, 1/2 और 1/3 के बीच में। यानी R के जो एलिमेंट नेचुरल नंबर का इमेज पॉइंट हुआ उन्हीं का कलेक्शन सीक्वेंस कहलाएगा। लेकिन उस सीक्वेंस के बाद भी जिस सेट में ये सीक्वेंस हमको मिला है उसमें एलिमेंट मिले, तो ये हमारा सीक्वेंस है। अब देखो कि R के जो एलिमेंट इस सीक्वेंस का जो सबसे छोटा एलिमेंट है उससे छोटे जितने इस R के एलिमेंट होंगे, जितने रियल नंबर इस सेट का, वो सब लोअर बाउंड कहलाएंगे। अब यदि आप लोगों में से कोई बाउंडेड नहीं पढ़ा तो बाउंडेड वाला थोड़ा सा आप देख लेंगे। यानी इस सेट का ये इस R का यह सबसेट है A1, A2, A3, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि R के एलिमेंट 1 से पहले भी है, 1 और 1/2 के बीच में भी रियल नंबर है। तो इसके यह जो इमेज पॉइंट है ये केवल यही सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारा R का एक सबसेट हो गया। तो इस एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट A1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो A1 से बड़ा A2 है, तो सबसे छोटा A1 है। तो इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट हुआ वो, और उससे छोटे जितने रियल नंबर्स हैं वो सभी इस सेट के लोअर बाउंड कहे जाएंगे। वो सब उस सेट के लोअर बाउंड, और इन सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा आपका हो गया A1। यानी इस सेट का जो ये सीक्वेंस के एलिमेंट मिले, इसका A1 जो हुआ वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। यानी इस सेट का A1 जो है वो लोअर बाउंड है। इसका मतलब इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो हो गया। ये सीक्वेंस जो हुआ वो बाउंडेड बिलो हो गया। लेकिन हमको बाउंडेड बिलो नहीं दिखाना है, हमको क्या दिखाना है कि ये बाउंडेड एबव हो जाए। तो इंक्रीजिंग है तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट से आगे सेकंड है, इसके आगे थर्ड है, तो सबसे छोटा A1 हुआ। तो इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट या उससे छोटे जो रियल नंबर होंगे वो सब लोअर बाउंड हुए। तो यानी किसी सेट का एक एलिमेंट एक लोअर बाउंड मिल जाए तो हमारा बाउंडेड बिलो हो जाता है। तो ये जो सीक्वेंस से सेट हम बना लें तो हमारा ये बाउंडेड बिलो हो गया। लेकिन हमको बाउंडेड बिलो नहीं दिखाना है, क्या दिखाना है? बाउंडेड एबव। और हम लोग इसके ठीक पहले वाले वीडियो में एक रिजल्ट प्रूव किया है कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो बाउंडेड होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू हो ये आवश्यक नहीं। यानी जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा वो बाउंडेड जरूर होगा, लेकिन जो बाउंडेड हो वो कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं। तो जब यह सीक्वेंस हमने क्या लिया है कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो डिफिनिटली ये बाउंडेड होगा। और कोई भी हमारा सीक्वेंस या सेट बाउंडेड हुआ तो वो बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड एबव भी होगा। तो इंक्रीजिंग होने के कारण ये बाउंडेड बिलो तो था ही, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट जो हुआ इसका लोअर बाउंड हो गया। लेकिन ये कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तब होगा जब ये बाउंडेड एबव भी हो। तो ये कन्वर्जेंट है इसलिए बाउंडेड एबव होगा।
ठीक है। ये तो पहले वाले पार्ट में हमको कुछ नहीं, सिर्फ ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो A1 A2 A3 में सबसे छोटा A1 हुआ, तो किसी सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट हुआ वही उसका लोअर बाउंड हो गया। तो लोअर बाउंड तो इसमें मिल ही रहा है, यानी ये सीक्वेंस को सेट बना दो तो ये बाउंडेड बिलो हो गया। अभी हमारा बाउंडेड एबव दिखाना है, तब देखो जो तुम माने हो उसका यूज करो। तो उसमें माने हो तो माने हो कि यह सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड जरूर होता है, यानी ये कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड हो गया। तो जब बाउंडेड हो गया तो उसका लोअर बाउंड भी मिलेगा, अपर बाउंड भी मिलेगा। तो लोअर बाउंड तो पहले से था ही, इसका मतलब उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, और वही चीज हमको दिखा। तो इस चीज को हम यहां लिख लें। तो An इज बाउंडेड एबव, ये हमको दिखाना है। तो सिंस सीक्वेंस An इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, दिस इम्प्लाई A1 less or equal A2 less or equal A3 and so on infinite तक। तो दिस इम्प्लाई A1 इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस An। दिस इम्प्लाई सीक्वेंस An इज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो हम लोग पीछे कर चुके हैं कि कोई भी सीक्वेंस जिसका लोअर बाउंड हो वो हमारा बाउंडेड बिलो कहलाता है। तो हमारा ये बाउंडेड बिलो तो इंक्रीजिंग होने के नाते ही हो गया। अब हमको ये दिखाना है कि इसका बाउंडेड एबव भी हो। तो सीक्वेंस An इज कन्वर्जेंट and we know that every convergent sequence is bounded. This implies sequence An is bounded. अब ये बाउंडेड हो गया, और बाउंडेड तब होगा जब लोअर बाउंड भी उसका एग्जिस्ट करे, अपर बाउंड भी है। तो बाउंडेड बिलो तो है, इसलिए बाउंडेड तब होगा जब बाउंडेड एबव हो। तो दिस इंप्लाई An इज बाउंडेड। सीक्वेंस An is bounded below. This implies sequence An is definitely bounded above also। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि An कन्वर्जेंट है, जो कन्वर्जेंट होगा वो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड तब होता है जब वो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों हो। तो बाउंडेड बिलो तो है, इसलिए ये बाउंडेड है, तो डिफिनिटली ये बाउंडेड एबव भी होगा। तो नेसेसरी पार्ट आपका हो गया। नेसेसरी पार्ट में बस दो वर्ड, इंक्रीजिंग है इसलिए A1 से ग्रेटर A2, A2 से ग्रेटर A3, यानी इस सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट A1 हुआ। और जिस सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो तो वही उसका हमारा एक लोअर बाउंड होता है, और जब लोअर बाउंड मिल गया तब ये सीक्वेंस से सेट ले तो वो सेट हमारा
बाउंडेड बिलो हो गया। तो बाउंडेड बिलो तो हमने इंक्रीजिंग होने के नाते दिखा दिया। अब दूसरा बाउंडेड एबव दिखाना है, तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट माना गया है। जो कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड होता है, और बाउंडेड तब होगा जो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों हो। बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड एबव भी ये होगा। यदि नो हो तो फिर ये हमारा बाउंडेड नहीं होगा और तब हमारा कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये हमारा नेसेसरी हो गया। अब इसका सफिशिएंट पार्ट, एस पार्ट यानी सफिशिएंट पार्ट। तो सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे, दूसरे वाले रिजल्ट को जिसको प्रूव किया मानेंगे कि वो ट्रू है, और जो पहले मान लिया कि ऐसा है अब उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट सीक्वेंस एन इज बाउंडेड एबव, देन वी हैव to show that sequence AN is convergent अब जो यहां सपोज किया गया है उससे हमको क्या मिला, जो हमको प्रूव करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दें। तो सीक्वेंस एन बाउंडेड एबव है। बाउंडेड एबव कोई कब होता है कि उस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट हो ओ या उससे ग्रेटर कोई हमको एक एलिमेंट मिले, यानी उस एलिमेंट से इस सीक्वेंस के सभी एलिमेंट हमारे छोटे हों, जो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट हो वो उसके इक्वल हो सकता है, अदरवाइज सब हमारे लेस रहें, तब हमारा वो सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड एबव होगा। तो यह सीक्वेंस बाउंडेड एबव ले लिया गया है। अब फिर हमको क्या दिखाना है कि यह सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट हो जाए। अब आप देखो कि सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट कब होगा, तो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है जब उसका लिमिट मिले, और लिमिट मिले इसका क्या मतलब है कि इसका जो भी लिमिट हो, यानी सीक्वेंस का थोड़ा सा आप ध्यान दें, यह A1 हमने क्या लिया कि सीक्वेंस में पहला एलिमेंट, फिर यह A2 A3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये हमने ले लिया। और यह सीक्वेंस किसी पॉइंट पे जब कन्वर्ज करेगा तब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वही इसका लिमिट होता है। यानी हम पहले पाएंगे कि इस सीक्वेंस का कोई लिमिट मिल जाए, यदि इसका लिमिट मिल जाए तो इस सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब वह लिमिट कैसे पाएंगे, तो उस चीज को आप समझो कि जैसे A1 A2 A3 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये हमारा सीक्वेंस AN है, ये सीक्वेंस AN है, यह AN है, इसी के ये एलिमेंट है, यह एलिमेंट। तो यह A1 A2 A3 ये सब एलिमेंट हैं, लेकिन ये किसके एलिमेंट है, तो रियल नंबर का, क्योंकि हम यह एक सेट लेते हैं नेचुरल नंबर, एक मैपिंग लेते हैं और ये रियल नंबर, ये सब स्टडी हम रियल नंबर में कर रहे हैं। तो ये रियल नंबर में तो हर पहले नेचुरल नंबर के लिए सीक्वेंस जो एलिमेंट देगा A1 होगा, दूसरा A2 होगा, लेकिन जो A1 A2 A3 आया उसके बाद भी हमारे R में बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो अब आप देखोगे कि R का एक एलिमेंट हमको ऐसा मिलेगा कि जिस एलिमेंट से इसके सभी एलिमेंट लेस है, क्योंकि तभी हमारा बाउंडेड एबव होगा। अब आप देखोगे कि हमारा यह सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, ऐसा दिया गया है, और ये एलिमेंट हमारा रियल नंबर का है। तो बाउंड में हम लोग एक आर्टिकल पढ़े हैं कॉम्प्लीटनेस, तो कॉम्प्लीटनेस में हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो कंप्लीट होता है। तो हमारे रियल नंबर के ही एलिमेंट हैं, तो ये जो सेट आया ये हमारा रियल नंबर का सबसेट है, और रियल नंबर कंप्लीट है। तो रियल नंबर कंप्लीट है, इससे क्या मिला कि कोई भी सेट हमारा कंप्लीट तब होता है कि कंप्लीटनेस दो तरह का होता है।
कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस और कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। यानी कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस तब होता है जब उस रियल नंबर का कोई एक सबसेट लो, यदि वो बाउंडेड एबव हो तो उसका लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम जरूर मिले, तब हम कहेंगे कि आर इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। और कोई एक रियल नंबर का सबसेट है, यदि वो बाउंडेड बिलो हो तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड डिफिनिटली मिले। यदि ये मिल जाए तब हम कहेंगे रियल नंबर इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। अब कंप्लीटनेस का ही यहाँ यूज है। देखिए रियल नंबर का जो सीक्वेंस के एलिमेंट है वो रियल नंबर का एक सबसेट है, और ये कहा जा रहा है कि यह जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है। तो रियल नंबर का यह एक ऐसा सबसेट है जो बाउंडेड एबव है, और रियल नंबर कंप्लीट होता है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो रियल नंबर कंप्लीट है और यह एक सबसेट है जो बाउंडेड एबव है। तो ये हमको क्या देगा कि रियल नंबर कंप्लीट तभी होता है जब उसके जितने सीक्वेंस, जितने सबसेट जो बाउंडेड एबव हो तो उसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर मिले। तो यह सबसेट जो रियल नंबर का है ये बाउंडेड एबव है, क्योंकि हमने सपोज किया है कि ये बाउंडेड एबव है, और ये बाउंडेड एबव है और आर कंप्लीट होता है तो डिफिनिटली इसका लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा। अब इसका जो लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा हम वही दिखाएंगे कि जो इसका लिस्ट अपर बाउंड होगा वही इसका लिमिट होगा, और यदि उसको लिमिट हम दिखा दिए तो इस सीक्वेंस का वो लिमिट जब हो जाएगा तब हमारा ये सीक्वेंस उसी लिमिट पर कन्वर्ज करेगा और सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। यानी किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तब उस सीक्वेंस को दिखाओ कि वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, यानी कोई पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। अब इसका कौन सा पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा वो हम लोग को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि इस सीक्वेंस को दिया है कि ये बाउंडेड एबव है और ये सभी जो सीक्वेंस के एलिमेंट है वो रियल नंबर के हैं और रियल नंबर हमारा कंप्लीट होता है, तो रियल नंबर का एक ऐसा सबसेट जो बाउंडेड एबव है और रियल नंबर कंप्लीट। तो कंप्लीट का जो भी हम सबसेट बाउंडेड एबव लेते हैं उसका लिस्ट अपर बाउंड डिफिनिटली मिलता है। यदि नो मिले तो रियल नंबर हमारा कंप्लीट नहीं होगा, जबकि रियल नंबर हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि वो कंप्लीट होता है। इसलिए इस सीक्वेंस का हमको एक लिस्ट अपर बाउंड डिफिनिटली मिलेगा। तो ये पहला वर्क हमने लिस्ट अपर बाउंड पाया, और जो लिस्ट अपर बाउंड होगा उसी को हम दिखाएंगे कि उसी पर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, यानी वही उसका लिमिट पॉइंट होगा। तब इस चीज को एक बार आप लिख लें। तो लेफ्ट ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। जो यह रियल नंबर आर है उसी के यह एलिमेंट A1 A2 A3 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। इन सभी एलिमेंट को एक सेट ले लिया, उसी को हमने A कह दिया। अब इसमें कहा जा रहा है कि यह जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है, यानी ए बाउंडेड एबव है। तो इट इज गिवन दैट ए इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव यह दिया गया है कि बाउंडेड एबव है। तो इट इज given that A is bounded above, we know that real number, we know that set of real numbers R is complete,
Thus, the set A which is bounded above have least upper bound of A say U is least upper bound of A। अभी देखिए आपने क्या किया, हमने जो सीक्वेंस के एलिमेंट है A1, A2, A3 से लेकर के इनफाइनाइट तक इसी को एक सेट A कह दिया, और हमें सपोज किया है कि जो सीक्वेंस है वो हमारा बाउंडेड एबव है, तो यह जो एलिमेंट है उसी सेट को हमने A कह दिया, यानी सीक्वेंस AN के जो एलिमेंट है उस सेट को A हमने कह दिया। तो ये रियल नंबर है, सब ये रियल नंबर है, यानी ये रियल नंबर का यह सबसेट है। और एक कैसा सबसेट है कि ये सबसेट हमारा बाउंडेड एबव है, ये लिया गया है, और रियल नंबर हमारा कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट की प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी उसका सबसेट हो जो बाउंडेड एबव हो तो उसका डिफिनिटली लीस्ट अपर बाउंड मिलता है। तो R का यह एक सबसेट है जो बाउंडेड एबव है और R कंप्लीट होता है, इसलिए हर बाउंडेड एबव सबसेट का लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा, तो इस A का भी लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा। इस A का जो लिस्ट अपर बाउंड हुआ उसी को हमने एक नाम दे दिया U, कि इसका लिस्ट अपर बाउंड ऑफ A जो हुआ वह U हो गया। अब हमारा अगला क्लेम ये है कि जो यह U है वो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के एलिमेंट उसी U पर एक कन्वर्ज करेगा, यानी U ही इस सीक्वेंस का लिमिट होगा। नाउ वी शैल शो दैट U is limit ऑफ सीक्वेंस AN। ये जो सीक्वेंस AN है उसी का हमारा जो लिमिट होगा वह U होगा। तो इस वर्क को अब हम लोग दिखाएंगे। अब नेक्स्ट हमको दिखाना है कि इस सीक्वेंस का U लिमिट हो जाए। तो अब जरा लिमिट की डिफिनीशन पे आओ। तो उस चीज को लिमिट U हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज को एक बार आप देखिए। अब आप देखो, यह आपका A1, A2, A3 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, और इसी का लिस्ट अपर बाउंड जो है वो हमारा इनफाइनाइट तक है, इसका लिस्ट अपर बाउंड U है। अब यह U लिस्ट अपर बाउंड कब होगा कि इस सेट के जितने एलिमेंट है तो जो सबसे बड़ा होगा, यदि सबसे बड़ा उसमें एग्जिस्ट करता हो तो वो हमारा U होगा, और नहीं तो इसके सबसे बड़े से ये हमारा ग्रेटर होगा, यानी हमारा लिस्ट अपर बाउंड तब होगा कि इससे इसके सारे एलिमेंट लेस आर इक्वल। ठीक है, ये तो हमारा ये लिस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी है, पीछे बाउंड में सब चीजें आ चुकी हैं। तो इस तरह से इस सीक्वेंस का एक अपर बाउंड है। तो अपर बाउंड से हमको क्या मिला वो हम समझ लिए, लेकिन हमको अपर बाउंड नहीं दिखाना, हमको दिखाना है कि इस सीक्वेंस का U लिमिट हो जाए। तो लिमिट की डिफिनीशन पर आप ध्यान दो। जो भी देखो रियल एनालिसिस को समझना है तो जो चीजें आई हैं उन चीजों का कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में, डिफिनीशन आपके ध्यान में याद न रहे लेकिन बताया जाए तो आपके ध्यान में वो चीजें आ जाए। तो लिमिट की डिफिनीशन हम लोगों ने दिया था, तो लिमिट को वहां डिफिनीशन में यल लिया गया था, यहाँ हम U लिए हैं, एल भी ले सकते हो लेकिन यल हमने चूंकि ये अपर बाउंड है इसलिए U ले लिया। अब यही जब डिक्रीजिंग लेंगे अगला थ्योरम तो उसका एल लेंगे, लोअर बाउंड के लिए यल, अपर बाउंड के लिए U, ऐसा हमने लिया। तो जो भी आप लेना चाहें
तो इसका यह लिस्ट अपर बाउंड u है। अब इसमें यह u इस सीक्वेंस का लिमिट हो जाए, तो लिमिट होने का कंडीशन आप ध्यान दो कि हम इस u पर कोई एक डिस्टेंस एप्सिलॉन ले लें। लिमिट की डिफिनेशन पर एक बार ध्यान दो कि हमारा इस सीक्वेंस का u लिमिट तब होगा कि जब यहाँ कोई एक डिस्टेंस लें तो हमको एक नेचुरल नंबर मिल जाए जिसको हम m से डिनोट करते हैं। और यह नेचुरल नंबर m का क्या मतलब है कि ये वो नेचुरल नंबर है कि इससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हों, इस m से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हों, उन नेचुरल नंबर से किसी की वैल्यू इस सीक्वेंस में रखो, यानी m से ग्रेटर ए जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें कोई नेचुरल नंबर पर इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालो तो वह सीक्वेंस का मान और जो यह u है इसका जो डिफरेंस आवे, जो डिस्टेंस लिए है उससे कम आ जाए। ठीक है ये। अब यह u इसका हमको लिमिट दिखाना है, तो क्या दिखाते हैं कि हम कहेंगे कि u इसका लिमिट है, तो लिमिट की डिफिनेशन को जानना पड़ेगा। तो क्या है कि इस सीक्वेंस का u लिमिट तब होगा जब u पर कोई एक डिस्टेंस लो, तो इस डिस्टेंस के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए कि उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें से जिसको भी लो उस वैल्यू उस नेचुरल नंबर के इस सीक्वेंस का मान लो। जैसे हमारा सीक्वेंस यदि ये n/n+1 है और हमारा यह यम 10 है, तो 10 से ग्रेटर 11 पर इसकी वैल्यू 11/12, उससे ग्रेटर 12 तो जो भी रहे, तो यह हमारा m ऐसा मानो कि उससे ग्रेटर जो वैल्यू हो उस वैल्यू का मान इस सीक्वेंस में रखो। अभी सीक्वेंस यह दिया रहेगा तो ये दूसरा दिया रहेगा तो दूसरा, उसमें रखो तब उसका जो मान आवे वह मान, यानी इस यम से ग्रेटर आवे यह an, तो यह an और u इसका जो डिफरेंस हो, जो पहले से डिस्टेंस लिया है उससे कम आ जाए। यदि इस हर डिस्टेंस के लिए यह नेचुरल नंबर आपको मिल जाए तब हम कहेंगे कि इस सीक्वेंस पर u जो होगा वो कन्वर्ज करेगा या u उसका लिमिट होगा। तो यही वर्क हमको दिखाना है। तो ये एप्सिलॉन अब ले लो और उसके लिए एक नेचुरल नंबर यम पाओ। अब यम की क्या प्रॉपर्टी है कि उससे ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हो उसकी वैल्यू सीक्वेंस में जब रखोगे तो वो वैल्यू और यह u इसका डिफरेंस जो डिस्टेंस पहले से लिए हो उससे लेस आवे। अब यह यम कैसे पाएंगे? इसी वर्क को आप कर लोगे तो हमारा ये वर्क हो जाएगा। अब इसी चीज को एक बात और समझ लो कि जैसे हमारा यह u है, यह u है, तो इस u से यह u है, u से पहले एप्सिलॉन डिस्टेंस पर जो पॉइंट आएगा वह हमारा u माइनस एप्सिलॉन ये होगा, और इससे एप्सिलॉन डिस्टेंस बाद का जो पॉइंट होगा वो u प्लस एप्सिलॉन होगा। तो कोई भी पॉइंट इसके बीच देखो, जब u और u प्लस एप्सिलॉन के बीच यदि यह an है तो इसका डिफरेंस यानी u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में कहीं an है तो an और यह u, यदि u से पहले आपका an है तो इसका डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेस आ जाएगा। और यदि यह an u के आगे यदि रहे, इसमें नहीं होगा लेकिन रहे, तो an और यह u इसका जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन से लेस होगा। तो इसको an माइनस u लेस देन एप्सिलॉन लिखो, चाहे इसी को दूसरे वर्ड में लिखते हैं कि यह an जो हो u से एप्सिलॉन डिस्टेंस पहले और u से एप्सिलॉन डिस्टेंस आगे इसके बीच में जब रहेगा तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ये। तो ये टोटल हमारा इतना वर्क करना है। अब ये वर्क कैसे करेंगे? अब यहां आप आइए, तब आप क्या कर लो कि वी टेक एनी
एप्साइलम ग्रेटर देन 0। अब यह एप्साइलम क्यों लिए? क्योंकि जो ये आपका यह A1 A2 से लेकर के ये इसका लिस्ट अपर बाउंड U हुआ था, तो यहाँ एक डिस्टेंस हमको एप्साइलम लेना पड़ता है, तो वही हमने ले लिया। अब इसके लिए पाना क्या है? एक नेचुरल नंबर जिसको हम यम से डिनोट करेंगे कि ओ यम की क्या विशेषता हो कि उससे ग्रेटर जब नेचुरल नंबर लो तो उससे सीक्वेंस की जब वैल्यू निकालो तो वो और यू इसका डिफरेंस इस एप्सिलॉन से लेसा है। वो यम कैसे पाएंगे? वही वर्क हमारा अब करने जा रहा है। तो वी टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जी, ये हमने ले। अब आप देखो यह यू आपका क्या है? लिस्ट अपर बाउंड। तो जब यह u से इस एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यह जो u माइनस एप्सिलॉन हुआ वो u से आपका छोटा हो गया। अब थोड़ा सा ये बात आप समझिए, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लिया और इस u से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू ऑब्वियसली से छोटा आ जाए। तो यह u माइनस एप्सिलॉन जो हुआ, u माइनस एप्सिलॉन जो आएगा u से पहले आए, तो यह u माइनस एप्सिलॉन इस सीक्वेंस का ये हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों अपर बाउंड नहीं होगा? क्योंकि u को अपने लिस्ट अपर बाउंड लिया है, यानी इसके जितने अपर बाउंड होंगे उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड यही है, यानी उससे छोटा एलिमेंट कोई भी हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। तो u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा है, इसलिए u माइनस एप्सिलॉन हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। तो u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u। अब ये समझाने के लिए लिखिए यहाँ u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u एंड u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ an, जो सीक्वेंस an है जिसके एलिमेंट को हमने कैपिटल A लिया है। कैपिटल A क्या है कि A1 A2 A3 सब कुछ सेट बना दो, उसी को A कहा गया, या सीक्वेंस an के एलिमेंट बातें की। तो यह जो सीक्वेंस an है इसका लिस्ट अपर बाउंड u है और u माइनस एप्सिलॉन इससे छोटा है, इसलिए लिस्ट अपर बाउंड से छोटा कोई एलिमेंट उसका अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, वही चीज कि u आपका लिस्ट अपर बाउंड है और u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा है, इसलिए u माइनस एप्सिलॉन आपका लोअर अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि u से छोटा यदि अपर बाउंड आपको मिल जाए तो u आपका लिस्ट अपर बाउंड नहीं, तब तो लिस्ट अपर बाउंड हो गया। लेकिन यह लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए उससे छोटा कोई एलिमेंट रहे वो अपर बाउंड ना हो, क्योंकि अपर बाउंड नहीं होगा तो हमारा लिस्ट अपर बाउंड बना रहेगा। तो यहाँ से u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u एंड u इज ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ a1। दिस इम्प्लाई u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an। सीक्वेंस an का हमारा जो यह u माइनस एप्सिलॉन होगा वह अपर बाउंड नहीं होगा। अब थोड़ा सा ये चीज आप कर तो चुके हो पहले से बाउंड में, लेकिन वो बहुत पहले का पढ़े हैं, बहुत लोग कहीं सीक्वेंस से स्टार्ट किए हो, तो उस चीज को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रहा है। इसका प्रूफ में नहीं देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए वो चीज ध्यान में रखना जरूरी है। क्या है? जैसे मान लो तुमने एक सीक्वेंस ले लिया कि हमने कोई ले लिया यह 1 2 3 4 5 इस तरह से ये इनफाइनाइट तक ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट, और इसका हमने सबसेट ले लिया यह 1 2 3 से लेकर के और सपोज कर लो 10 तक। ये हमारा टोटल नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर, और इसका सबसेट हमने ए ले लिया यह। तो इस सेट का अपर बाउंड क्या होता है कि इस सेट में जितने एलिमेंट है तो जो सबसे बड़ा होगा वह या उससे ग्रेटर, तो यह 10 11 12 13 से लेकर के इसके इनफाइनाइट तक
ये सब ये एलिमेंट यानी इसके जो सबसे बड़ा है वह और उससे बड़े, ये सब इसके अपर बाउंड होंगे। इन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। तो यह हमारा 10 इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया। अब आप देखो, जैसे इसके पहले का एलिमेंट तुम्हारा 9 मिलेगा, ये 9 हमारा अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि यदि 9 अपर बाउंड हो जाए तब यह लिस्ट अपर बाउंड नहीं, तब तो यही हमारा लिस्ट अपर बाउंड होगा। और अपर बाउंड की क्या प्रॉपर्टी है कि ये 9 इस अपर बाउंड वही होगा कि इस सेट में कोई एलिमेंट उससे बड़ा न हो, इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए। इससे 10 देखो तो इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 10 से ग्रेटर हो। ये इक्वल तो है लेकिन ग्रेटर नहीं है। ये 11 है, कोई एलिमेंट इसमें नहीं है जो इससे ग्रेटर हो जाए। तो यानी इस ये सेट में, यानी इस सेट के वे एलिमेंट ही अपर बाउंड होंगे जो इसके किसी एलिमेंट से इसका कोई एलिमेंट उससे बड़ा ना हो। अब आप देखो ये 9 जो है वो हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सेट का एक एलिमेंट इससे बड़ा ही आ गया। ये हमारा अपर बाउंड होगा क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट इनसे बड़ा इसमें नहीं है, लेकिन हमारा इससे बड़ा यह कहा गया, इसलिए ये अपर बाउंड नहीं है। तो यह 10 और 10 से छोटे जितने इस सेट में है वो अपर बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि उनसे ग्रेटर इस सेट में एलिमेंट मिल रहा है। अब वही कॉन्सेप्ट जरा यहाँ लाओ। आपका यह A1 था, A1, A2, A3 से इनफाइनाइट तक, और यह U, इसके जितने अपर बाउंड हैं उनमें जो सबसे छोटा है वो लिस्ट अपर बाउंड है, ये आपका U। और U माइनस एप्सिलॉन जो आया वो इससे छोटा हो गया। तो अब यह U माइनस एप्सिलॉन आपका इस सेट का अपर बाउंड नहीं होगा। ये अपर बाउंड कब नहीं होगा कि इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो इससे बड़ा हो जाए। यदि इसमें कोई एलिमेंट इससे बड़ा ना हो तब हमारा अपर बाउंड हो जाएगा। तो यह U माइनस एप्सिलॉन हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। तो अपर बाउंड तभी नहीं होगा कि इस सीक्वेंस में कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो जो इससे बड़ा हो जाए। तब आप देखो कि यह U माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस AN। AN के एलिमेंट मिल कैसे रहे हैं कि 1 रखो तो पहला एलिमेंट 2 रखो, दूसरा एलिमेंट 3 रखो, यानी नेचुरल नंबर रखो। तो यानी हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिसको इस सीक्वेंस में रखोगे तो वो जो एलिमेंट होगा इस U माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, तभी हमारा अपर बाउंड नहीं होगा। एलिमेंट ये अपर बाउंड तब नहीं होगा कि उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट मिल जाए जो इससे बड़ा हो जाए। तो ये है हमारा सीक्वेंस के का यह अपर बाउंड है। तो इसका एलिमेंट इससे बड़ा मिल जाए तो इसका एलिमेंट आपको मिलेगा कैसे कि एक नेचुरल नंबर को ही रखोगे तो एलिमेंट देगा, 1 रखोगे पहला देगा, 2 रखोगे दूसरा, तो कोई एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिसको इसमें रखोगे तो वो इससे बड़ा दे देगा। ठीक है ये। तो अब आगे हम याद रखें, दिस इंप्लाई U माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ A, दैट इज देयर exists a natural number m। अब ये क्या लिखा गया इसको समझ लो। क्योंकि हमको इसका एक एलिमेंट मिलेगा जो इससे बड़ा हो जाए, और इसका एलिमेंट तब मिलेगा कि जब कोई नेचुरल नंबर इसकी वैल्यू इस सीक्वेंस में रखो तब वो जो दे। तो जो नेचुरल नंबर इसमें रखने पर बड़ा दे दे उसको हमने एक नाम दे दिया, कोई नाम दे सकते हो, हमने उसको यम कह दिया। यानी यम नेचुरल नंबर है तो AM इस सीक्वेंस का एलिमेंट हो गया। और वो सीक्वेंस का एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हुआ? जो इससे ग्रेटर हो जाए, जिससे ये अपर बाउंड ना होने पाए। तो दैट इज देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर से M such
सच दैट u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन am। ये बात बहुत कम लिखा गया है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है, और वो चीज जब आप बाउंड को ध्यान में रखेंगे तब ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने सिर्फ इतना कहा कि इस सीक्वेंस के एलिमेंट नेचुरल नंबर रखोगे तो आता जाएगा, 1 रखोगे A1, 2 रखोगे A2 एंड सो ऑन लिखते जाओ, और इसी सीक्वेंस के जो एलिमेंट है उसी का U लिस्ट अपर बाउंड है। यानी इस सीक्वेंस का A1, A2, A3 जिसको A कहे हो उसका लिस्ट अपर बाउंड U है। यानी ये के जितने अपर बाउंड होंगे उनमें जो सबसे छोटा होगा वह आपका अपर बाउंड U है, और U माइनस एप्सिलॉन चूंकि U से छोटा है इसलिए ये हमारा अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि इससे छोटा कोई एलिमेंट यदि अपर बाउंड हो जाए तब यह लिस्ट अपर बाउंड नहीं रह पाएगा। तो अब यह U से छोटा है इसलिए ये अपर बाउंड नहीं होगा। तो यह U माइनस एप्सिलॉन इस सीक्वेंस का हमारा अपर बाउंड नहीं होगा, और इसका यह अपर बाउंड कब नहीं होगा कि जिस सेट का कोई एलिमेंट अपर बाउंड तभी नहीं होता है कि उसी सेट का एक एलिमेंट उससे बड़ा आ जाए। तो यानी इससे इस सेट का एक एलिमेंट कम से कम इससे बड़ा हमको मिलेगा तभी ये अपर बाउंड नहीं होगा। तो अब इस सेट का बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो वो सेट का एलिमेंट आएगा कैसे कि इसमें नेचुरल नंबर की वैल्यू को रखोगे तब यह एलिमेंट देगा। तो हमने सपोज किया कि m वह नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू को इसमें रखोगे तो am देगा, और यह इससे बड़ा हो गया। तो ये अपर बाउंड नहीं हुआ इस सीक्वेंस का, इसलिए यह चीज हमको मिला। तो यह u माइनस एप्सिलॉन लेस देन यह am ऐसा आ गया। अब आप देखो एक नेचुरल नंबर m तुमने पाया, अब हम यही दिखाएंगे कि इस यम से ग्रेटर जितने यन होंगे उस यन का सीक्वेंस पर वैल्यू निकालो, और जो यह u है इसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। यदि यह दिखा दिए तो हमारा सीक्वेंस an जो है वह u पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो हम एप्सिलॉन लिए और एक नेचुरल नंबर आपको पाना है। कैसा नेचुरल नंबर कि उससे ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हो नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर को जब सीक्वेंस में रखो तो जो सीक्वेंस की वैल्यू आवे वह और u इसका डिफरेंस जो हो जो एप्सिलॉन लिए हैं उससे कम आवे। तो हमारा यह नेचुरल नंबर m हम पाए। अब हम क्या दिखाएंगे, इससे ग्रेटर जितने यन है उसका an और u लेस देन एप्सिलॉन हो, यह दिखाना अभी बाकी है। तो वो चीज कैसे हम दिखाएंगे उस चीज को अगले स्टेप में देखो। तो अब आप देखो कोई भी, अब हमने क्या किया, n लिया, यह n जो m से ग्रेटर है, यह n हमने लिया वो m से ग्रेटर है। तो जब m से ग्रेटर है तब इस an की जो वैल्यू आएगा तो यह u माइनस एप्सिलॉन यह am से लेस है, और देखो m से यह ग्रेटर n है तो जो an होगा वो am से बड़ा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब नेचुरल नंबर बढ़ेगा a1 से a2 बड़ा होगा, a2 से a3 बड़ा होगा, तो m से n ग्रेटर है तो am से an ये ग्रेटर होगा, यह ग्रेटर होगा। ठीक है, ये यानी हमने ये देखा कि u माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हमारा यह am है, ये हम यहाँ पाए हैं, और चूंकि m से ग्रेटर n जो भी है तो उनकी जो वैल्यू आएगा an वो am से ग्रेटर होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, n को बढ़ाते जाओ तो उस सीक्वेंस का मान बढ़ता जाएगा। तो यह आ गया, तो ये वैल्यू। अब आप देखो ये केवल एक n के लिए ये नहीं है, m से ग्रेटर जितने n रहेंगे सबकी वैल्यू रखोगे तो m से वो बड़ा ही आएगा। तो ये फॉर ऑल n के लिए ऐसा हो गया जो m से ग्रेटर है। अब आप देखो u आपका क्या है, u इस सीक्वेंस का लिस्ट अपर बाउंड है। तो इसको पहले यहाँ
1 सपोज कर लो, ऐसे यहाँ छोड़ दो। एक चीज हमने पाया, तो ये वैल्यू फॉर ऑल n ग्रेटर देन m, यह एक n के लिए नहीं है, जितने n जो m से बड़े होंगे उनका जो मान an आएगा वो am से बड़ा होगा, और जब बड़ा हुआ तो am से छोटा u माइनस एप्सिलॉन, तो इससे छोटा यह हो गया। अब आप देखो u को आपने माना है, एक पहला कंडीशन आ गया, सिंस u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस an, इस सीक्वेंस an का जो यह u है वो लीस्ट अपर बाउंड है, और किसी सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड होता है उस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट हो उसके इक्वल या उससे ग्रेटर होगा। इसका मतलब दिस इंप्लाई फॉर ऑल n an इज लेस आर इक्वल टू u। इस चीज को आप समझ लो क्या है, जैसे आपका a1 सीक्वेंस में n को रखा तो a1, 2 रखा a2, 3 रखा a3 एंड सो ऑन, यह आया। अब ये आपका u इसका लिस्ट अपर बाउंड है, यानी यह u इसमें जितने एलिमेंट है उसमें सबसे बड़ा होगा या ये जितने भी एलिमेंट है उससे भी बड़ा होगा। तो यह u जो होगा इसमें जितने एलिमेंट है a1 a2, आप ऐसे एक बार समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस u इज अ लिस्ट अपर बाउंड ऑफ an, दिस इंप्लाई फॉर ऑल n a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये जितने भी हैं ये लेस आर इक्वल टू u, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा u के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज सबसे ये ग्रेटर होगा। ठीक है, ये तब आप देखो कि वे एलिमेंट यहाँ ये तो सभी के लिए है, लेकिन जो एलिमेंट यम से ग्रेटर है उनकी वैल्यू भी जो होगा an वो भी हमारा इस u से लेस ही आएगा। तो दिस इंप्लाई n ग्रेटर देन m, ये वैल्यू जो होगा वो भी आपका जो an होगा वो लेस आर इक्वल टू u, ऐसा ही है। इस यम से ग्रेटर, चूंकि सभी n के लिए ये लेस आर इक्वल है, तो जो यम से ग्रेटर n है उससे भी होगा। जब सभी है तो ये तो हमारा m से ग्रेटर ही हुए, ये तो वो सब भी हमारा u से लेस आर इक्वल हो गया। अब आप देखिए यहाँ से u माइनस m लेस देन am, और यह an से लेस है, और ये सभी an जो है वो u से लेस आर इक्वल है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 गिव्स u माइनस एप्सिलॉन लेस देन an, और यह लेस आर इक्वल टू u फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। अब इसमें हमने यही किया कि u माइनस एप्सिलॉन से am ग्रेटर था, m से ग्रेटर जितना नेचुरल नंबर लोगे वो इंक्रीजिंग है तो सब आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इस सीक्वेंस का u आपका लिस्ट अपर बाउंड है, यानी अपर बाउंड है, और अपर बाउंड तब होता है जब हमारा जो सेट है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट या उससे बड़ा, तो इसके सभी एलिमेंट में सबसे जो बड़ा होगा उसके इक्वल या अन्य से ग्रेटर। इसीलिए लिखा गया है कि फॉर ऑल n, जितने भी n है उसमें a1 a2 n से सब में ये हमारा इससे सब वैल्यू छोटा ही आएगा। तो जब सब छोटे हैं तो जो यह यम से ग्रेटर n है वो भी हमारे इससे छोटे हो। तो अब क्या कर लो कि यह वैल्यू और a इन दोनों को साथ, तो यम से ग्रेटर जितने n है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और यह an आपका यह u से लेस आर इक्वल है। तब आपने क्या पाया, दिस इंप्लाई n ग्रेटर देन m u माइनस एप्सिलॉन। अब देखो हमको यह है an पाना है कि m से ग्रेटर जितने n हो उनका an,
तो यह u माइनस एप्सिलॉन से यह an बड़ा हो गया, और ये वैल्यू हमारा u के लेस आर इक्वल है। अब आप क्या करो कि यदि u में एप्सिलॉन को ऐड करो तो ये u प्लस एप्सिलॉन में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यह जितने यन हैं वो सभी इस u से छोटे हैं, या जो सबसे बड़ा होगा वो u के इक्वल हो सकता है, लेकिन इसमें जब एप्सिलॉन बड़ा ऐड कर दिया गया तब तो इससे ये बड़ा हो गया। यानी फाइनली हमको क्या मिला कि m से ग्रेटर जितने यन हैं उन सबका an इस u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में आ गया, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माडा, यही वैल्यू माडा an माइनस u लेस देन एप्सिलॉन, इसी को ये u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन इसके बीच में जितने an हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तब आपने फाइनली क्या पाया कि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया तो आपको एक नेचुरल नंबर यम ऐसा मिला कि इस यम से ग्रेटर जितने भी यन हैं उनका मान और यह u इसका डिफरेंस जो ये डिस्टेंस लिया गया है एप्सिलॉन ये इससे लेस आ गया, तो यह u an का लिमिट हो उसका यही कंडीशन है। तब हमने दिखा दिया कि u इस सीक्वेंस का लिमिट हो गया, और किसी सीक्वेंस का लिमिट जब मिल जाता है तो वो हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है, और ये हमको प्रूव करना था। तो फाइनली एक बार टोटल वर्क देखो क्या है, बहुत सारे स्टेप नहीं है समझने के लिए। ये चूंकि आप बाउंड को समझे हैं कि नहीं समझे हैं उसको समझाने में ज़्यादा हमारा एनर्जी गया है, लेकिन आप यदि सब कुछ समझ रहे हो तो देखो क्या क्या करना है, तुमको क्या करना है। an को फाइनली इतने बात को ध्यान सफिशिएंट कंडीशन के लिए करना है। हमने सीक्वेंस an लिया और ये इस एक कन्वर्जेंट हो, तो ये कन्वर्जेंट तब होगा जब ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे, यानी जो जिस पे कन्वर्ज करेगा उसका लिमिट होगा। अब इसका लिमिट क्या होगा तो हम पीछे निकाल चुके हैं कि उसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा जिसको u से डिनोट किया है वही उसका अपर बाउंड उस लिमिट होगा। तो अब हम यहाँ से जो समझना है u सीक्वेंस an का लिमिट हो जाए तो कब होगा कि कोई एप्सिलॉन लो उसके लिए एक नेचुरल नंबर पाओ कि उससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हो उनकी वैल्यू और u इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आ जाए तो हमारा सीक्वेंस an u पे कन्वर्ज कर जाएगा ये चीज। लेकिन ये आया कैसे उस चीज को समझो। सीक्वेंस an का जो एलिमेंट है उसका लिस्ट अपर बाउंड है, एप्सिलॉन ले लिया तो इसका लिस्ट अपर बाउंड है u, और u में से इस एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो u माइनस एप्सिलॉन जो हमको यह पाना है u माइनस एप्सिलॉन, तो वो चीज u लिस्ट अपर बाउंड है, इसलिए u माइनस एप्सिलॉन इस u से छोटा है तो ये हमारा अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि अपर बाउंड हो जाए तब यह लिस्ट नहीं ये लिस्ट, तब हमारा u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं हुआ। तो पहला चीज u लिस्ट अपर बाउंड, तो u माइनस एप्सिलॉन u से छोटा हुआ इसलिए वो अपर बाउंड नहीं होगा। अब वो अपर बाउंड नहीं होगा इससे हमको क्या मिलेगा कि उस सीक्वेंस का एक एलिमेंट कम से कम ऐसा मिल जाएगा जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। अब u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा इस सीक्वेंस का एलिमेंट हमको पाना है, तो कैसे पाएंगे कि इस सीक्वेंस का एलिमेंट नेचुरल नंबर को रखने पर आता है, तो यानी एक नेचुरल नंबर यम हमको मिलेगा कि जिस पर इस सीक्वेंस की वैल्यू रखोगे तो वह इससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये तब हमको यम मिल गया यम। अब इस यम से ग्रेटर जितने भी यन हैं वो सब इस u माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर am और उससे ग्रेटर an ऐसा हो। अब यह an देखो u जो है u इस सीक्वेंस का आपका लिस्ट अपर बाउंड है, तो जो लिस्ट अपर बाउंड होता है वो अपर बाउंड भी होता है, और वो अपर बाउंड तब होगा जबकि an में a1 a2 a3 a4 से इनफाइनाइट सब में जो बड़ा हो वो या उससे भी बड़ा ही अपर बाउंड होगा। तो चूंकि an में जितनी वैल्यूज होंगी जितनी भी वैल्यूज उन वो सभी वैल्यूज
के लिए हमारा जो u होगा ये हमारा इससे ग्रेटर ही होगा। तो अब आपने पाया u माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर एन, इससे ग्रेटर एन, और एन जो हुआ वो आपका इस u से लेस सारी पर होगा। तो अब आप पाए कि यह m से ग्रेटर n में केवल एन पाना है, लेकिन आपको u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन इसके बीच चाहिए। तो अब देख रहे हो कि u माइनस एप्सिलॉन से तो यह एन ग्रेटर है और यह u के इक्वल या बड़ा है। तो जब u में एप्सिलॉन को ऐड कर दोगे तब तो वो इससे बड़ा हो गया, एन से बड़ा। यानी u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच ही हमारा ये जितने m से ग्रेटर n है वो पड़ेंगे। और इसी को मान में लिखना होता है तब हम लिखते हैं an माइनस u लेस देन एप्सिलॉन। तो फाइनली हमने कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया, उसके लिए यह एक नेचुरल नंबर m ऐसा मिला जिससे ग्रेटर जितने भी n ले रहे हो उसका an और u इस एप्सिलॉन से लेस हो गया, इसलिए an जो हुआ u पर कन्वर्ज कर गया, u लिमिट पॉइंट हो गया, तो हमारा सीक्वेंस जो हुआ वो कन्वर्जेंट हो गया। तो अब इसको एक आगे लिख लो, हेंस लिख लो, हेंस सीक्वेंस an कन्वर्जेज टू u, that is sequence an is convergent ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो देखो ये जो थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ किया है, थ्योरम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझाने में जैसे बाउंड है चाहे इस तरह की चीजें हैं, वो चीजें क्लियर रहेंगी तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो रियल एनालिसिस को यदि आपको समझना है तो जो चीज बताई जा रही है उसको समझते चलोगे, उसकी आइडिया ध्यान में रखोगे तो आगे की चीज इजीली समझ में